Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 23rd January 2022 and today's important nursing MCQs for upcoming nursing competitive exams are: first question, catgut suture belongs to which among the following? आपको बताना है कैटगट सूचर किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस टाइप का सूचर है। ऑप्शन ए सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर, ऑप्शन बी सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ऑप्शन सी नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ऑप्शन डी नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर। The right answer is option D. It is natural absorbable suture. सूचर को हम कई प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन दो बड़ी कैटेगरीज हैं जिसमें आप एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल के बिहाफ पर इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एब्जॉर्बेबल सूचर वो सूचर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर एरिया को एनास्टमोसिस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर ये बॉडी की एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं, डिसॉल्व कर लिए जाते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर वो सूचर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किए जा पाते, इन्हें हमारे पर्पस के कंप्लीट होने के बाद रिमूव करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर नेचुरली एब्जॉर्बेबल सूचर का टाइप है कैटगट सूचर, जो कि शिप इंटेस्टाइन से बनाया जाता है। शिप इंटेस्टाइन यानी भेड़ की आंतों से बनाया जाने वाला सूचर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 2, इंट्रैक्टेबल पेन। इंट्रैक्टेबल पेन का क्या मतलब होता है? इंटरमिटेंट पेन, इंटरमीडिएट पेन, कांस्टेंट पेन या वाइड स्प्रेडिंग पेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कांस्टेंट पेन। अगर कोई पेशेंट उसके किसी बॉडी पार्ट पर लगातार हो रहे दर्द की कंप्लेन करता है, लगातार यानी कांस्टेंट पेन की कंप्लेन करता है, तो ये इंट्रैक्टेबल पेन कहलाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को रुक रुक कर हो रहा कोई पेन है तो इसे आप इंटरमिटेंट पेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फाइमा। एम्फाइमा का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन डी न्यू ग्रोथ इन लंग्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट की प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो जाए तो ये एम्फाइमा कहलाता है। प्लूरल कैविटी का मतलब है लंग्स और इसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला स्पेस प्लूरल कैविटी कहलाता है। अगर यहाँ पर पस पड़ जाता है, पस हो जाता है, तो ये कंडीशन एम्फाइमा कहलाती है। और इस पस को यहाँ से रिमूव करने के लिए निडल डाल के एस्पायरेट करना थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6,
लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इज असेस्ड बाय एस्टिमेशन ऑफ। किस टेस्ट के द्वारा आप काफ़ी लंबे समय तक का ब्लड शुगर लेवल असेस कर सकते हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडिनल ब्लड शुगर, HbA1c या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इन चारों में से किस टेस्ट का उपयोग पिछले लंबे समय से क्लाइंट ने डायबिटीज़ को किस प्रकार से टेकल किया है, इसका अंदाज़ा लेने के लिए किया जा सकता है? The right answer is option C. It is HbA1c. आइए इस टेस्ट के बारे में और जान लें। इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। हीमोग्लोबिन A1c tells your average level of blood sugar over the past 2 to 3 months. याद रखिएगा, HbA1c टेस्ट के द्वारा हम क्लाइंट का पिछले 2 से 3 महीने तक का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। क्लाइंट ने पिछले 3 महीने में अपनी शुगर लेवल को किस प्रकार से मैनेज किया है, अपना ख्याल रखा है या नहीं, इस चीज़ के असेसमेंट के लिए हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट करवाया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट एंड हीमोग्लोबिन ग्लाइकोहीमोग्लोबिन। इस टेस्ट को आप HbA1c टेस्ट, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट या ग्लाइकोहीमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। For people without diabetes, the normal range for HbA1c level is between 4% and 5.6%. अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है तो इस टेस्ट का लेवल उसमें 4 से 5.6% के बीच आना चाहिए, या यूं कह दीजिए, अगर किसी पर्सन में HbA1c टेस्ट रिजल्ट 4 से 5.6% के बीच आता है तो इसका मतलब है कि पर्सन नॉर्मल है, इसमें डायबिटीज़ नहीं है। सेकंड, अगर पेशेंट में इस टेस्ट का लेवल 5.7 से लेकर 6.4 के बीच आता है तो इसका मतलब है पेशेंट प्री डायबिटीज़ स्टेट में है, यानी पेशेंट में डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट में HbA1c टेस्ट का लेवल 6.5% या इससे ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। होपफुली दिस इज क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। HbA1c टेस्ट का इस्तेमाल हम किसी भी पेशेंट में पिछले 3 महीने के ब्लड ग्लूकोज लेवल के असेसमेंट हेतु कर सकते हैं। अगर इस पेशेंट में इस टेस्ट का रिजल्ट 4 से 5.6% के बीच आता है तो इसका मतलब है पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है। अगर लेवल 5.7 से 6.4 के बीच आता है तो इसका मतलब है पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेज में है। और अगर पेशेंट में लेवल 6.5 या इससे ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है पेशेंट को डायबिटीज़ है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। Next question. A patient has been admitted to hospital with infectious pulmonary tuberculosis. In order to protect the nurse and prevent the spread of infection, which type of isolation precaution will the nurse use when caring for him? एक ऐसा पेशेंट हॉस्पिटल में आया है जिसे इन्फेक्शियस पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस है। इस पेशेंट की केयर करते समय और इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन दूसरे पेशेंट्स में ना हो, इसके लिए इस पेशेंट को किस प्रकार के आइसोलेशन में रखना चाहिए? ऑप्शन ए,
स्टैंडर्ड आइसोलेशन प्रिकॉशंस देने हैं, एयरबॉर्न आइसोलेशन प्रिकॉशन देने हैं, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस देने हैं या फिर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन देने हैं। याद रखिएगा, इन्फेक्शियस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, यानी ऐसा टीबी है जो कि फैलता है, इन्फेक्शियस है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम इस पेशेंट को एयरबॉर्न प्रिकॉशन पर रखेंगे, इसे हम एयरबॉर्न प्रिकॉशन पर रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हियर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस airborne precaution applied to patient known or suspected to be infected with microorganism transmitted by airborne droplet nuclei। हम सभी ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा होने वाला डिजीज़ है और इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन जो है वो एयरबॉर्न होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा होता है। तो हम इस डिजीज़ के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए पेशेंट को एयरबॉर्न प्रिकॉशंस देंगे। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस में आप मास्क का इस्तेमाल जरूरी रूप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, IV piggyback of cefazolin 500 mg in 50 ml of 5% dextrose in water is to be administered over 20 minutes. Tubing has a drop factor of 15 drops per minute. Should the nurse regulate infusion to run? किसी पेशेंट को आप सिफैक्सोलिन 500 mg मेडिसिन 50 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन वाटर के थ्रू 20 मिनट में एडमिनिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर जो ड्रॉप फैक्टर है वो 15 ड्रॉप्स पर मिनट है। तो इसके लिए आप कितनी ड्रॉप्स पर मिनट की रेट सेट करेंगे? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका। आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि पेशेंट को 50 ml D5W में 500 mg सिफेजोलिन मेडिसिन मिलाकर देनी है और इसे आपको 20 मिनट में एडमिनिस्टर करना है और यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप्स पर मिनट है। तो एज अ नर्स आप इस पूरे मेडिसिन को कितने ड्रॉप्स पर मिनट की स्पीड पर सेट करेंगे कि ये मेडिसिन 20 मिनट में एडमिनिस्टर हो जाए? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमें एडमिनिस्टर करना है और फिर उसको ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ड्रॉप फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम को, तो इससे आपके पास कितनी ड्रॉप्स हैं वो आ जाती हैं। ड्रॉप फैक्टर का मतलब है कि 1 ml फ्लूइड में कितनी ड्रॉप्स हैं, जो कि जनरली यहाँ पर 15 दे रखी हैं। और फिर हम नीचे टाइम लिखेंगे जो कि मिनट्स के अंदर होना चाहिए। अगर आपको टाइम आवर्स में दिया हुआ है तो इसे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में जो टाइम है ऑलरेडी मिनट्स में दिया गया है तो हम यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में फिट करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए, फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसे पुट करते हैं। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो है 50 ml, क्योंकि हमें 50 ml डेक्सट्रोज में 500 mg की दवा मिक्स करनी है, तो 50 ml यहाँ पर क्या हो गया, हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है 15 ड्रॉप्स,
तो इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कितने समय में इस मेडिसिन को इन्फ्यूज करना है तो हम इसको अपॉन में लिखेंगे टाइम इन मिनट्स, दैट इज 20 मिनट्स। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 38 ड्रॉप्स पर मिनट के आसपास। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 38 ड्रॉप्स पर मिनट। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट, and with the help of this formula we can calculate drops per minute's rate. Question number 10. A nurse is assigned to care of group of client. On the review of the client medical record, the nurse determined that which client is at risk of fluid volume excess. एज अ नर्स आप कई पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं और इन पेशेंट्स में से आपको उन पेशेंट को सेलेक्ट करना है जो कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की रिस्क पर हों। ऑप्शन ए क्लाइंट विथ इलियोस्टोमी, ऑप्शन बी रीनल फेलियर, ऑप्शन सी क्लाइंट ऑन डायूरेटिक्स, ऑप्शन डी क्लाइंट ऑन जीआई सक्शनिंग। इन चारों में से किस पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने का रिस्क सबसे ज्यादा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर क्लाइंट में रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर है, तो इस क्लाइंट की जो किडनीज हैं वो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर भेज नहीं पाएगी, फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी और इस वजह से ही पर्सन में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने की रिस्क सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग arterial blood gas value is consistent with metabolic acidosis? इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस एबीजी वैल्यू को सेलेक्ट करना है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बताती हो। ऑप्शन ए पीएच 7.35, ऑप्शन बी PaCO2 48 mm of Hg, ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट 16 MEq/L, ऑप्शन डी saturation of oxygen is 90%। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने पर कौन सी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर क्लाइंट में बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल से कम होती है तो ये कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहलाता है। याद रखिएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो पीएच है वो 7.35 से कम होगी और PaCO2 की वैल्यू का मेटाबॉलिक चेंज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी कंडीशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जब भी हम किसी क्लाइंट के अंदर एबीजी टेस्ट करवाते हैं तो हमें 4 इंपॉर्टेंट वैल्यूज देखनी चाहिए। वहाँ पर जो पीएच का लेवल होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसे आप PaO2 के नाम से जानते हैं, ये 90 to 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी यानी mmHg में होनी चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 mm ऑफ Hg के बीच होना चाहिए। बाइकार्बोनेट आयन 22 से 26 mmol पर लीटर के बीच होना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर 48 hours successful fluid resuscitation of burn victim
कैन बी इवेल्युएटेड बाय। एक बर्न का पेशेंट है जिसे 48 आवर्स से हम रिसस्टिटेट कर रहे हैं। हमारे द्वारा दी गई फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी अब इफ़ेक्टिवली काम कर रही है, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसे आप किस चीज़ को इवेल्युएट करके बता सकते हैं? पेशेंट के वेट को मेजर करके, यूरिन आउटपुट को मेजर करके, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखकर, या फिर पेरिफेरल परफ्यूजन को देखकर। बर्न के 48 घंटे बाद कौन सी वैल्यू पेशेंट में फ्लूइड रिसस्टिटेशन इफेक्टिव रहा, इसे बताती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, पेशेंट में अगर यूरिन आउटपुट नॉर्मल होने लगता है, पहले से बढ़ने लगता है, 30 ml पर आवर के आसपास होने लगता है, तो हम ये मानते हैं कि पेशेंट को दी जा रही थेरेपी इफेक्टिव है। ऑप्शन बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 14, इम्यूनाइजेशन इज। इम्यूनाइजेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर डिसेबिलिटी लिमिटेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इम्यूनाइजेशन जो है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। प्रिवेंशन के 4 लेवल्स होते हैं, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। Primary level of prevention is applied when risk factors are not present but risk factors are present but disease has not yet taken place। ऐसी सिचुएशन को हम प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन से ट्रीट करते हैं जहां पर रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन अभी डिजीज नहीं हुआ है। सो ऑप्शन ए, primary level of prevention, is the correct answer for immunization। Next, hypothesis is a। रिसर्च से है ये क्वेश्चन, आपको बताना है हाइपोथेसिस शब्द का क्या मतलब होता है। एंजियोम, वेरीफाइड वेरिएबल, एस्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, वेरिएबल टू बी टेस्टेड। What the exact meaning of hypothesis? The right answer is option D, variable to be tested। ऐसा वेरिएबल जिसकी जांच होनी है हाइपोथेसिस कहलाता है। वेरिएबल टू बी टेस्टेड इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 16, patient is on continuous IV infusion and develops edema at IV site, it suggests। एक पेशेंट को लगातार IV इन्फ्यूजन दिया जा रहा है और इस IV इन्फ्यूजन के बाद पेशेंट में एडिमा डेवलप हो जाता है IV साइट पर। इससे आपको क्या फाइंडिंग होने का पता चलता है? इट इज़ ड्यू टू पेन, इट इज़ इन्फिल्ट्रेशन, इट इज़ फ्लेबाइटिस और इट इज़ थ्रोम्बोसिस। The right answer is option B, it is called infiltration। IV साइट पर जनरली एडिमा होने पर IV फ्लो रुकने पर 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक है इन्फिल्ट्रेशन और दूसरी है फ्लेबाइटिस। याद रखिएगा, अगर आप IV साइट का असेसमेंट करते हैं और वहाँ पर एडिमा है और IV साइट कूल फील हो रही है आफ्टर द स्टॉप ऑफ ट्रांसफ्यूजन, तो इसका मतलब है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने जब कैन्यूला लगाया था या IV लाइन लगाई थी तो जो निडल वाला हिस्सा था वो वेन के अंदर था, लेकिन किसी वजह से अगर ये निडल वेन को पंचर करते हुए बाहर की तरफ निकल जाए तो अब जो फ्लूइड है पेशेंट की वेन में ना जाकर वेन के आसपास के टिश्यूज वाली जगह पर इकट्ठा होने लगेगा और इसी की वजह से पेशेंट में एडिमा डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ
जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और पेशेंट के असेसमेंट करने पर इस एरिया में आपको कूलनेस फील होगी। यही कूलनेस कंडीशन जो है इन्फिल्ट्रेशन के नाम से जानी जाती है। सेकंड आता है फ्लेबाइटिस। अगर पेशेंट में जो आपने आईवी लाइन लगाई है, ये निडल, इस निडल के कारण जो वेन के अंदर इरिटेशन हो और वेन के आसपास इन्फ्लामेशन या एडिमा डेवलप हो जाए और असेसमेंट करने पर ये एरिया आपको वार्म फील हो, तो इस कंडीशन के बिहाफ पर आप इसे फ्लेबाइटिस कह सकते हैं। याद रखिएगा एक्सक्यूज मी, इन्फिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस दोनों ही कंडीशन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो इसमें असेसमेंट के दौरान फील हो रही कूल और वार्म सरफेस का होना है। अगर आपको कूल फील हो रहा है वो एरिया, तो ये कंडीशन इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगी, और अगर वो कंडीशन, वो एरिया वार्म फील हो रहा है तो ये फ्लेबाइटिस कहलाएगी। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट नर्सिंग एक्शन इन अ क्लाइंट विथ इन्फिल्ट्रेशन। हमने अभी इन्फिल्ट्रेशन को डिस्कस किया था। अब आप मान लीजिए ये असेस कर लेते हैं कि पेशेंट में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो इस सिचुएशन में इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, स्टॉप आईवी इन्फ्यूजन, अप्लाई हॉट एप्लीकेशन, अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशन, या फिर इन्फॉर्म द डॉक्टर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इन्फिल्ट्रेशन की स्टेट में हमारा प्रायोरिटी एक्शन रहेगा कि हम जो इन्फ्यूजन है, आईवी लाइन कनेक्टेड है, उसे स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग एब्रीवेशन इंडिकेट एट बेड टाइम। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी एब्रीवेशन बेड टाइम के समय यानी सोते समय लेने वाली मेडिसिन्स के लिए यूज की जाती है। ओडी, बीडी, टीडीएस या एचएस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एचएस का मतलब होता है होरा सोमानी, यानी ऐसी मेडिसिन्स जो कि सोने से पहले लेनी है। सोने से पहले लेने वाली मेडिसिन्स के आगे प्रिस्क्रिप्शन के लेटर पर एचएस लिखा मिलेगा। ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, दिन में एक बार। बीडी का मतलब होता है बाई अ डे, यानी दिन में 3 बार। और टीडीएस का मतलब होता है थ्राइस अ डे, मीन्स दिन में 3 बार। क्वेश्चन नंबर 19, द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द हेड एंड नेक। हमारे हेड और नेक एरिया को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। ऑप्शन ए, कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी, कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी, मेसेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन डी, इंटरकोस्टल आर्टरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कैरोटिड आर्टरी। एग्जाम में ज़्यादातर कोरोनरी आर्टरी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, और कैरोटिड आर्टरी जो है ये आपके हेड एंड नेक एरिया को ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 20, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस। अगर किसी क्लाइंट में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज हो सकता है। स्क्रेवी, ऑस्टियोमलेशिया, पेलिग्रा या फिर टिटैनी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर क्लाइंट में विटामिन डी की कमी होती है तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। इट इज़ द डिसऑर्डर रिलेटेड टू बोन, जिसमें बोन जो है
फ्रेजाइल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। अगर किसी क्लाइंट में नियासिन की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज होगा? पेलेग्रा, रिकेट्स, स्क्रैवी, पर्नीशियस एनीमिया। The right answer is option A. It is pellagra. आइए इसके बारे में और जान लें, इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। पेलेग्रा डिजीज caused by deficiency of vitamin B3, it is known as niacin. विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं, और अगर किसी पर्सन में इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो होने वाला रोग पेलेग्रा कहलाता है। पेलेग्रा डिजीज में 4D फाइंडिंग्स देखी जाती हैं, 4D कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जो कि हैं डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड फाइनली death. Take a screenshot for your revision. Next question. A patient has a gastrectomy because of stomach cancer. In order to prevent anemia, the nurse will administer. एक पेशेंट जिसमें गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी की गई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक कैंसर, इस पेशेंट में एनीमिया ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सा सब्सटेंस एडमिनिस्टर करेंगे? ऑप्शन ए आयरन सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, लिस्ट ऑफ फूड टू ईट, विटामिन B12 इंजेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, विटामिन B12 के इंजेक्शंस दिए जाएंगे टू प्रिवेंट द एनीमिया कंडीशन। स्टमक में कैंसर होने पर स्टमक को सर्जरी द्वारा रिमूव करना गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी कंप्लीट भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है। कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर पूरे स्टमक को रिमूव कर दिया जाता है, जबकि पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी में स्टमक का वह भाग जो कैंसर से ज़्यादा प्रभावित है उसे रिमूव किया जाता है। आइए इस सिचुएशन में विटामिन B12 क्यों दिया जाता है इसे भी क्लियर करें। आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी, इंट्रिंसिक फैक्टर रिड्यूसेस एंड लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड कॉजेस पर्नीशियस एनीमिया। याद रखिएगा, हमारे स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं, हमारे स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर्स का निर्माण होता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे डाइट से विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक हैं, और हम जानते हैं कि अगर विटामिन B12 नहीं होंगे तो पर्सन को पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण और उसके मैचुरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने सर्जरी के द्वारा पेशेंट के स्टमक को ही हटा दिया तो इंट्रिंसिक फैक्टर बन ही नहीं पाएंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होंगे तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्लाइंट में पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्लाइंट में विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगाते हैं। विटामिन B12 को आप साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन विच कंसर्न शुड द नर्स फोकस व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। किसी पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, इस सर्जरी के बाद नर्स को कौन से पॉइंट पर सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए आइडेंटिफाई साइन ऑफ ब्लीडिंग, ऑप्शन बी प्रिवेंटिंग प्रेशर ऑन सूचर लाइन,
ऑप्शन सी एनकरेज फॉर यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ऑप्शन डी आइडेंटिफाई साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन चारों में से किस चीज के लिए नर्स को फुली अवेयर रहना चाहिए? The right answer is option A. Identify sign of bleeding. आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर एब्डोमिनल सर्जरी की जा रही है तो वहां पर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग काफ़ी रहेगा और इससे असेस करना नर्स के लिए प्रायोरिटी में रहेगा। इसी चीज़ के पीछे एक और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। पहले हम पूरे प्रोसेस को रीड करेंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ब्लीडिंग एंड हेमरेज आर मोस्ट सीरियस कंसर्न। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आर कॉमन व्हेन बाइल डज नॉट फ्लो थ्रू द इंटेस्टाइन। Vitamin K, a fat-soluble vitamin synthesized in small intestine, requires bile for its absorption. Vitamin K is used by the liver to synthesize prothrombin necessary for clotting. 4 vitamin K dependent procoagulants are factor 2 or prothrombin and factors 7, 9 and 10 that are synthesized into the liver. देखिएगा, जिन पेशेंट्स के अंदर एब्डोमिनल सर्जरी होती है, अगर इन पेशेंट में इंटेस्टाइन्स में बाइल फ्लो किसी कारण से रुक जाए तो इन पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स डेवलप होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे लीवर में विटामिन के द्वारा 4 इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण किया जाता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10। अगर ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाए तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, क्लॉट नहीं बन पाएगा। और इन फैक्टर्स को बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता है। अब ये विटामिन के जो है, आप जानते होंगे कि एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, यानी फैट के द्वारा ही इसका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट की इंटेस्टाइन में बाइल नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पर इन विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और अगर विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, बॉडी में विटामिन के की कमी हो रही है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे और पेशेंट में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। सो होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं नहीं पाए जाते, इस वजह से उनमें भी विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। और इसी डेफिशिएंसी को पूरा करने के बाद न्यूबॉर्न बेबीज पूरा करने के लिए जन्म के बाद न्यूबॉर्न बेबीज को विटामिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स बन पाए और ब्लीडिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंसुलिन इंजेक्शन to prevent lipodystrophy in each time, avoid the same site and minimum rotating injection each time is। देखिएगा, जो लोग सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन लेते हैं उन पेशेंट्स के द्वारा एक ही जगह पर एक ही साइट पर बार बार इंसुलिन नहीं लेना होता। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक बार इंसुलिन लिया, उसके बाद इस जगह से इस साइट से कुछ दूरी पर उन्हें इंजेक्शन लगाना होता है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इस पर्सन को मिनिमम सेकेंड टाइम
इंजेक्शन लगाते समय फर्स्ट टाइम की साइट से कितनी मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 10 mm या फिर 1.5 इंच। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, कम से कम 1.5 इंच का फासला रखना जरूरी है। आपको एक ही जगह पर पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शंस लेने के लिए मना करना है। आइए इससे डेवलप होने वाले कॉम्प्लिकेशन लिपोडिस्ट्रोफी के बारे में जान लें। लिपोडिस्ट्रोफी, a disorder of adipose tissue, is one of the most common complication of subcutaneous insulin injections and may be present as either lipohypertrophy or lipoatrophy। लिपोडिस्ट्रोफी जो है लगातार सबक्यूटेनियस रूट से एक ही जगह पर इंजेक्शन लेने के कारण डेवलप होता है और इस डिसऑर्डर में पर्सन के एडिपोज टिश्यूज प्रभावित होते हैं। इस फिनोमिना के कारण पेशेंट में लिपोहाइपरट्रोफी या लिपोएट्रोफी दोनों में से कोई भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। द लेटर इज डिफाइंड एज लार्ज, ऑफ्टन डीप, retracted scar on skin that results from serious damage to subcutaneous fatty tissue। और इस कॉम्प्लिकेशन के बाद उस पर्सन की उस जगह पर स्किन पर स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपली हम अगर कहें तो लगातार एक ही जगह पर इंसुलिन इंजेक्शन लेने के कारण उस जगह के सबक्यूटेनियस टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं और पर्सन में उस जगह पर स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। और इस चीज़ से बचने के लिए क्लाइंट को हर बार इंजेक्शन साइट के बीच में 1.5 इंच का गैप रखना जरूरी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट who has been taking diuretics on long-term basis. A fluid volume deficit is suspected. Which assessment finding would be noted in this client's condition? आप एज अ नर्स उस पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं जो कि लंबे समय से डायूरेटिक ले रहा है। इस पेशेंट में ऐसा संदेह किया जा रहा है कि इसे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ है, यानी इसके शरीर में फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से कम है। इस फाइंडिंग को कंफर्म करने के लिए कौन सी फाइंडिंग का असेसमेंट यहाँ किया जा सकता है? रेल्स, ब्लड प्रेशर, हिमेटोक्रिट या फिर सेंट्रल वीनस प्रेशर, सीवीपी। डायूरेटिक ड्रग्स यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दे इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस क्लाइंट में हम सीवीपी का मेजरमेंट करके इस फाइंडिंग को कंफर्म कर सकते हैं। असेसमेंट फाइंडिंग इन अ क्लाइंट विथ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड, अगर किसी क्लाइंट में फ्लूइड वॉल्यूम की कमी है तो उसमें ये सभी फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला, उसका जो रेस्पिरेशन है और उसकी जो हार्ट रेट है दोनों ही बढ़ जाएंगी। सेंट्रल वीनस प्रेशर 4 mmHg से कम हो जाएगा। जो नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो 4 to 10 के बीच होता है और इसकी वैल्यू 4 से यदि कम आती है तो आप ये मानेंगे कि पेशेंट में फ्लूइड की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा वेट लॉस, पुअर स्किन टर्गर, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन,
इंक्रीज्ड हिमेटोक्रेट, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस, ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 27. A client with cancer receiving chemotherapy and develops thrombocytopenia. A nurse identifies which intervention as a highest priority in nursing care plan. एक कैंसर का पेशेंट जिसे कीमोथेरेपी दी जा रही है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो जाता है। इस पेशेंट की केयर प्लान बनाते समय आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी पर किसे रखना चाहिए? ऑप्शंस आर एम्बुलेशन 3 टाइम्स डेली, दिन में 3 बार उसे घुमाना है, मॉनिटर टेम्परेचर, मॉनिटर प्लेटलेट काउंट, मॉनिटर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इस सिचुएशन में क्लाइंट में प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करना चाहिए। याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाना। और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स जो हैं ब्लीडिंग को रोकती हैं। अगर बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो पेशेंट में ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डेंगू डिजीज़ में प्लेटलेट्स की रैपिड डिक्रीज देखा जाता है। Question number 29. Which among the following abbreviation indicates at immediately? इन चारों ऑप्शंस में से उस एब्रीवेशन को सेलेक्ट कीजिए जिसका मतलब है इमीडिएटली, यानी तुरंत इस मेडिसिन को देना है। ओडी, बीडी, टीडीएस या स्टैट? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय किसी मेडिसिन के आगे स्टैट लिखा है तो इसका मतलब है इस मेडिसिन को आप तुरंत ही पेशेंट को एडमिनिस्टर कीजिए। ऑप्शन डी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 30. Which among the following abbreviation indicates whenever required? जब आवश्यकता हो तब ये मेडिसिन देनी है, ऐसा कौन सी एब्रीविएशन बताती है? ओडी, बीडी, टीडीएस या एसओएस? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। प्रिस्क्रिप्शन में यदि किसी मेडिसिन के आगे एसओएस लिखा है तो इसका मतलब है अगर आवश्यकता पड़े तो दे दीजिए। जैसे फीवर की मेडिसिन के आगे लिखा है एसओएस तो मतलब अगर फीवर आए तो दीजिए, पेन है तो दीजिए। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में किसे इंक्लूड किया जाता है? डिस्टोनिया, अकथीशिया, पार्किंसनिज्म, ऑल ऑफ द अबव? EPS. The right answer is option D. डिस्टोनिया, अकथीशिया, पार्किंसनिज्म ये सभी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेने के बाद ये सभी सिम्टम्स एज अ EPS डेवलप हो सकते हैं, साइड इफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। विच पोजीशन इज यूज्ड व्हाइल इंसर्टिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते समय कौन सी पोजीशन दी जाती है? सुपाइन, लो फॉवलर, हाई फॉवलर या सेमी फॉवलर?
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट में आपको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करनी है तो आप उसे 90 डिग्री का एंगल देकर बिठा देंगे, यानी बिल्कुल सीधा बिठा देंगे और फिर इसे इंसर्ट करेंगे। ये बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। हाई फॉवलर्स पोजीशन प्रिफर्ड while inserting the nasogastric tube. Option C correct here. Question number 33. Major depressive episodes are characterized by low mood for at least. किसी क्लाइंट में लो मूड कितने समय के लिए रहे कि आप उसे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड कह सकते हैं? 2 weeks, 1 week, 8 week, 4 week. The right answer is option A. It is 2 weeks. याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन 2 सप्ताह तक डिप्रेशन फील करता है, डिप्रेसिव स्टेट में रहता है, तो हम इसे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के रूप में कह सकते हैं। और याद रखिएगा, मेजर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के रूप में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ECT दी जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।